जय श्री राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। स्वागत है हमारे सभी नेट जेआरएफ विद्यार्थियों का, अभिनंदन है आपका। तो मेरे प्यारे मित्रों, हम सभी पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास, और इसके अंतर्गत हम हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास की कुछ परिभाषाएं और फिर हमारे इसके स्वरूप के बारे में और हल्की सी हम चर्चा करेंगे। आज साक्ष्यों के बारे में भी चर्चा करेंगे, इनकी चर्चा करेंगे आज की कक्षा के अंतर्गत। तो आइए, हमारी कुछ परिभाषाएं चल रही थी, उसी के अंतर्गत आगे की ओर लिखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने क्या कहा था? मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। और ये मैंने आपको लिखवा दिया था पहले कि मनुष्य, ये साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने की पक्षपाती है। और ऐसे ही हमारे एक आलोचक हैं जिनका नाम है मैनेजर पांडे, और इन्होंने कहा है साहित्य न तो वर्तमान से पलायन का मार्ग है, और न ही अतीत का साधना मार्ग, अतीत की साधना का मार्ग। कुल मिलाकर के कहना यह है कि साहित्य इतिहास ऐसा नहीं है कि हम हमारे जो आपके पूर्व में साहित्य लिखा गया और उन्हीं की महिमा मंडन करते रहें, चाहे नहीं कि चलते नहीं आगे नहीं बढ़े। तो महिमा मंडन नहीं, और नहीं वर्तमान को हम छोड़ना चाहते हैं। तो मैनेजर पांडे आपके मार्क्सवादी रहे हैं, तो उनके आलोचक रहे हैं, तो काफ़ी प्रभाव उन पर इनकी रचनाओं में आपके अतीत के प्रति थोड़ा सा हल्का सा वैर भाव की परिभाषा में नजर आ सकता है। ऐसे आइए, अगले हमारी परिभाषा है, ये मैंने आपको लिखा था, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। बालकृष्ण भट्ट लिखा चुका हूँ। महावीर प्रसाद द्विवेदी की लिखा दी मैंने, ज्ञान राशि के चिर संचित कोश को ही साहित्य कहते हैं, ये आप लिख चुके हैं। अब आइए लिखिए बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय, इनकी परिभाषा है क्या? इनकी परिभाषा है, लिखिए शब्द और अर्थ, विचार और भाव का परंपरा अनुकूलता के साथ सहभाव हो, वहीं साहित्य का इतिहास है। ये इन्होंने कहा बाबू गुलाब राय ने। ऐसे हमारे फिर है नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा, इन्होंने लिखा
साहित्य इतिहास साहित्य इतिहास अन्य इतिहासों की तरह किन्हीं विशिष्ट लेखकों और विशिष्ट रचनाओं का इतिहास न होकर किसी युग विशेष के लेखक समूह है और कृति समष्टि का इतिहास हो सकता है। ये देखिए, तो ये कहा है आपके नलिन विलोचन शर्मा ने। आप लिखिए जरा ध्यान से इनको। एक युग विशेष की कृति समष्टि का क्या हो सकता है? इतिहास हो सकता है। ये ध्यान रखिए। ऐसा कहना है किनको? हमारे यानी कि नलिन विलोचन शर्मा। तो ऐसे कह रहे हैं कि किसी 2-5 व्यक्तियों की, कवियों की रचनाओं का हम उल्लेख कर दें तो वहीं पर आपका साहित्य इतिहास पूरा नहीं हो जाता है। इसमें आपको विशेष रूप से देखना पड़ेगा क्या कि हमारे पूरे युग विशेष की कृति समष्टि का इतिहास होगा। हाँ, मतलब पूरे लेखक गण इसके अंतर्गत आएंगे, उसी को ही साहित्य का इतिहास कहा जा सकता है। कुल मिलाकर के निष्कर्षम, जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आपसे कहा, क्या कहा कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन होता है। तब यह निश्चित है जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता है। साहित्य के स्वरूप के साथ जनता की चित्तवृत्ति का सामंजस्य बिठा देना, दिखा देना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। और जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक और धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार हुआ करती है, ऐसा शुक्ल जी का कहना है। हाँ, और फिर उन्होंने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि ज्ञान राशि के चिर संचित कोश को क्या कहते हैं? साहित्य कहते हैं। तो कुल मिलाकर के जब से हिंदी भाषा का उद्भव, विकास हुआ, तब से लेकर आज तक हमारी स्थिति साहित्य के बारे में क्या बनी हुई है, कौन सी स्थिति परिस्थिति के अंतर्गत हम हैं, तो वही हमारा क्या कहलाता है? साहित्य का इतिहास कहलाता है। ये ध्यान रखिए। तो साहित्य से संबंधित हमारी कुछ आपकी महत्वपूर्ण बातें थी जो मैंने आपको लिखाई। अब मैं ऐसे कह सकता हूं निष्कर्ष के तौर पर, लिखिए साहित्य इतिहास, तद्युगीन परिस्थितियां, वातावरण, कृति, कृतित्व, लेखक
काल धर्म जाति आदि का स्रोत हो सकता है। ये हम कह सकते हैं निष्कर्ष के तौर पर कि आपके साहित्य इतिहास तद्युगीन परिस्थितियां वातावरण कृति कृतित्व लेखक काल धर्म जाति आदि का स्रोत हो सकता है। मतलब सब कुछ आ गया, कभी भी आगे कौन से धर्म से संबंधित है, क्या क्या रचनाएं, कौन सी स्थितियां हैं, कौन सी परिस्थितियां हैं, सब इसके अंतर्गत आ गई है। अब चलो आइए, हमने अब तक ये देखा कि हमारे साहित्य की परिभाषा क्या थी, हमने ये देखा कि हमारे साहित्य इतिहास की परिभाषाएं क्या हो सकती है, साहित्य का दृष्टिकोण क्या हो सकता है। अब मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे कहूं कि चलो आप हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिख दीजिए, तो आप हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखेंगे तो उसके लिए कुछ तो आधार होना चाहिए ना भाई, कुछ तो आपका आधार होना चाहिए। तो ऐसी कहाँ कहाँ इनका उल्लेख होता है, उन सब के बारे में हल्के हल्के से हम चर्चा करते हैं। पॉइंट टू पॉइंट आप लिखते जाइए मेरे साथ साथ। लिखिए, साहित्य भारतीय परंपरा के बारे में लिखना, पहले लिखिए, लिखिए भारतीय साहित्य, भारतीय साहित्य अध्यात्म और आदर्शवाद पर आधारित है, जबकि पाश्चात्य साहित्य यथार्थवाद पर आधारित है। मतलब पाश्चात्य साहित्य में जो देखते हैं उसको लिख देते हैं। हमारा निष्कर्ष हमेशा रहता है कि लोगों को कुछ न कुछ इसके बारे में उपदेश मिलना चाहिए, अर्थात कुछ न कुछ एक जानकारी मिलनी चाहिए, तब जाकर के हमारा साहित्य वही है जिससे हम लोगों को कोई उपदेश दे सकें या फिर हमारी बात से कोई सीख सके, तो वह तो सही बात है, और नहीं सीख सके तो मामला वहीं पर क्या है, गड़बड़ है। आगे लिख लीजिए, इसी के साथ में साहित्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्थवेद में प्राप्त होता है। ये साहित्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यदि हमको कहीं पर मिलता है ना, तो हमारे वेदों के अंतर्गत मिलता है। कहाँ मिलता है? वेदों के अंतर्गत मिलता है। अब आप इसको जो मैंने लिखा है, इसको टीका टिप्पणी जैसे लिखा है ना वैसे वैसे आप इसको लिख लीजिए। जैसे लिखा है वैसे के वैसे आप क्या है, इसे लिखते जाइए। तो साहित्य शब्द के लिए हमारा जो प्रयोग है, यानी कि विशेष रूप से जहां मिलता है वो कहाँ मिलता है, साहित्य शब्द का सर्वप्रथम। हाँ, इसमें साहित्य शब्द के लिए, साहित्य के लिए इसमें थोड़ी सी एक लाइन ऐड करो, साहित्य के लिए, इतिहास तो लिखा नहीं, इसमें इतिहास भी लिखो। साहित्य के लिए इतिहास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्थवेद में प्राप्त होता है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि हमारे साहित्य से संबंधित बातें हमने लिख ली, परिभाषाएं हमने समझ ली, सारी बात सब कुछ ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अब एक बात लिखिए कि हम साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखेंगे, और जब हम साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखेंगे तो उसके लिए कुछ हमको सामग्री चाहिए ना। अब एक बात बताइए, हमारे पूर्वज कौन कौन है इसका हमको क्या पता, हमारे पूर्वजों ने क्या काम किया इसका भी हमको कोई पता नहीं। आई क्या बात समझ में? हमको तो किसी बारे में कोई जानकारी नहीं है। जब हमको जानकारी नहीं है तो एक बात बताइए, फिर साहित्य का इतिहास हम कैसे लिख पाएंगे? तो हमारे साहित्य इतिहास लिखने के लिए हमारे पास दो हमारी सामग्रियां हुई। कौन कौन सी? एक तो सामग्री हुई आपके अंतः यानी कि इतिहास,
साहित्य इतिहास सामग्री, साहित्य इतिहास सामग्री। अब ये साहित्य इतिहास सामग्री दो प्रकार की होगी। कौन कौन सी? एक तो होगी आपके अंतः साक्ष्य और एक होगा आपके बाह्य साक्ष्य। एक तो अंतः साक्ष्य और एक है बाह्य साक्ष्य। इनके अंतर्गत दोनों साक्ष्यों में से आपके प्रामाणिक माने जाते हैं अंतः साक्ष्य, इनको ज्यादा प्रामाणिक माना जाता है। और बाह्य साक्ष्यों को हल्का सा हम प्रामाणिक कम मानते हैं। वैसे कम प्रामाणिक तो नहीं कह सकते, लेकिन कम प्रामाणिक मानते हैं विद्वान लोग, क्योंकि उनकी तुलना में ये ज्यादा प्रमाणित माने जाते हैं। अब साहित्य इतिहास के अंतर्गत जो ग्रंथ लिखे गए हैं, उन ग्रंथों की जब हम विवेचना करने लगते हैं, उनको लिखने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं, तो हमारा कुछ आधारभूत जानकारी हमको जहां से मिलती है उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो आइए पहले हम अंतः साक्ष्य की बात करते हैं। अंतः साक्ष्यों के अंतर्गत ऐसे ग्रंथ आते हैं जैसे कि देखो 84 वैष्णवों की वार्ता, 84 वैष्णवों की वार्ता, और इसके लेखक हैं गोकुलनाथ जी। आप भी मेरे साथ साथ ऐसे लिखते जाइए। अब ये 84 कौन थे? ये वल्लभाचार्य के शिष्यों की जानकारी, वल्लभाचार्य के शिष्यों की जानकारी इसके अंतर्गत है। किसमें? आपके अंतः साक्ष्यों के अंतर्गत है, ये ध्यान रखिए। और फिर इसी के आगे हम बात करें तो फिर आपके हैं 252 वैष्णवों की वार्ता, और इसके लेखक भी हैं आपके गोकुलनाथ जी। कौन है? गोकुलनाथ जी। अब इसमें क्या है? गोस्वामी विठलनाथ के शिष्यों की जानकारी। अब देखो, हम जानकारी के ग्रंथ उठा रहे हैं तभी तो साहित्य लिख पाएंगे। तो गोकुलनाथ ने ये लिखी, तो अब देखो आपका पूरा का पूरा वल्लभ संप्रदाय यानी कि पुष्टि संप्रदाय इसी में आ गया। फिर आगे चलिए, फिर हमारी कृति है भक्तमाल, और ये आपके नाभादास जी ने लिखी। और ये भक्तमाल की टीका, और ये प्रियदास जी महाराज ने लिखी भक्तमाल की टीका। और फिर हम बात करें इसी के साथ में तो भक्त नामावली, और ये लिखी दुर्गादास जी महाराज ने। फिर है कवि नामावली ये, और ये लिखी है शोधन कवि ने। किन्होंने? शोधन कवि ने। ये श्रृंगार संग्रह है, ये लिखा सरदार कवि ने। किन्होंने लिखा? सरदार कवि ने। आप यहां तक लिखिए, जो यहां तक लिख दिया है इसको ऐसे कैसे लिखो, फिर अगला पेज लूंगा मैं। आप इसको छोड़ दीजिए, बाह्य साक्ष्य अलग से लिखा दूंगा, आप इन्हीं की टिप्पणी कर लीजिए। पहले जो लिखा गया इसको ऐसे कैसे याद कर लीजिए।
आइए अब इसी के आगे और लिखिए। इस रचना है कवि माला। ये हमारे हरिराय कवि ने लिखी। इनको तुलसी भी बोलते हैं, ये ध्यान रखिए। और फिर राग सागरोद्भव, और राग कल्पद्रुम, ये लिखी है कृष्णानंद व्यास ने। इनको लिखते जाइए मेरे साथ साथ। और फिर है कालिदास हजारा, ये लिखी है कालिदास त्रिवेदी ने। ऐसे ही है विचित्र उपदेश, ये लिखी है नखछेदी तिवारी ने। ये ध्यान रखिए। भाषा काव्य संग्रह, ये लिखा है पंडित महेश दत्त ने। ये गुरु ग्रंथ साहिब, ये गुरु ग्रंथ साहिब। अब इसमें तो आप यानी कि गुरु नानक का भी नाम, गुरु नानक का नाम भी आ जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब में तो अर्जुन देव का भी आता है, गोविंद सिंह का भी आता है। आप इसको यहीं से रख लीजिए, गुरु ग्रंथ साहिब नाम से ही। और फिर हम बात करें इसे आगे, अगली करती है तो आपके, जैसे कि थोड़े समय पहले भी हमने लिखा था आपके इनके रचनाओं के बारे में, तो काव्य निर्णय, काव्य निर्णय इन्होंने लिखी भिखारी दास जी ने। ये तो रीतिकाल में आ गए, खैर ये कहाँ आ गए, रीतिकाल के अंतर्गत आ गए, ये देखिए। और फिर हम बात करें तो रैदास परिचय, परिचय ये लिखी आपके रैदास परिचित बाबा बेनी माधव दास, रैदास परिचय। ऐसे ही आपके बाबा बेनी माधव दास जी, तो इनके आधार पर सब कुछ पता लगा कि इन्होंने कौन कौन सी रचना लिखी है। और इसी के आधार पर तय हो पाया कि हमारे यानी कि रैदास जी का भी वर्णन इनके बारे में मिला, और तुलसीदास जी के बारे में भी इनके बारे में जानकारी मिली। तो रैदास में इससे बाबा मणिदास की कृति से मिलती है। अब ऐसे तो हमारे साहित्य के अंतर्गत ऐसी बहुत सारी कृति रचनाएं मिल जाएगी जो आपके विशेष रूप से ऐसी चलती रहेगी, इनके नामों से हैं। लेकिन बात यह है कि इनके नामों से तो ठीक है, लेकिन इसी के अंतर्गत जब हम आगे देखते हैं तो आपकी कई रचनाएं ऐसी मिल जाती है जिनके अंतर्गत हम देखते हैं कि आपके साहित्य इतिहास लिखना इनका उद्देश्य नहीं रहा, केवल और केवल आपके सामान्य बातें ही आपके लिखने का उद्देश्य रहा है। इनका एक ग्रंथ उस और भी, उसको भी लिख सकते हैं आप, मूल गोसाई चरित, मूल गोसाई चरित, ये भी इन्होंने लिखा, बाबा दास नहीं। ऐसे ही सुंदरी तिलक लिख लीजिए, सुंदरी तिलक, सुंदरी तिलक लिखा है हरिश्चंद्र ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र, वही है ये ध्यान रखिए। तो ये हमारे अंतः साक्ष्य रहे जिनके आधार पर हम साहित्य इतिहास लिखना चाहेंगे। अर्थात साहित्य इतिहास का स्रोत जहां से हमने जुटाया है, ये इन ग्रंथों के आधार पर हम पता लगा पा रहे हैं कि कौन सा कवि किस समय का है, कौन सी रचना किस समय की है, कौन सा आपके व्यक्ति ने कौन सी रचना लिखी है। अब जैसे कि हमको कोई कहे कि तुलसीदास जी कलिकाल का वाल्मीकि कहा, तो आपके नाभादास जी ने कहा, हमको तो पता ही नहीं लग पाएगा किसने क्या कहा है। तो आप इनको लिख लीजिए,
फिर इसी के साथ में आप स्थिति परिस्थिति के अनुसार अब आगे बढ़ेंगे, ये ध्यान रखिए। चलो, तो मेरे ख्याल से हो गया गुरु ग्रंथ साहिब भी। इसमें चाहो तो आप गुरु अर्जुन देव का नाम लिख सकते हो, गुरु अर्जुन देव। हमारे साक्ष्य दो प्रकार के हो गए। अंतः साक्ष्य आप सबने देखे, 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, भक्तमाल की टीका, भक्त नामावली, कवि नामावली, श्रृंगार साहब के संग्रह है। फिर हम बात करें तो राग सागरोद्भव, राग कल्पद्रुम, ऐसे फिर आपके कवित रत्नाकर माता दिन की, ये भी उसी के अंतर्गत आ जाएगी, अंतः साक्ष्य के अंतर्गत ही है ये। जैसे कि हम इसमें लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं आपके, जैसे कि ये भी आ जाएगी आपकी कवित रत्नाकर, कवित रत्नाकर। ये हम माता दिन मिश्र वाली रचना की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिए। ये अब इसी की है। अब जरा आइए थोड़ा सा बाह्य साक्ष्यों के अंतर्गत बात करते हैं। तो इनमें बाह्य साक्ष्यों के अंतर्गत आपके कबीर एंड कबीर पंथ, इसके लेखक हैं आपके बेसकट महोदय, अंग्रेजी विद्वान हैं। और फिर है आपके गोरखनाथ एंड कनफटा योगीज, कनफटा योगीज, इसके लेखक हैं ब्रिग्स, ये माने जाते हैं। और ऐसे ही फिर हम बात करें आपके हिंदुइज्म में, हिंदुइज्म एंड ब्रह्मिज्म, ये इसके लेखक हैं आपके मोनियर विल्सन, ये अंग्रेजी विद्वान हैं। इनमें कोई मात्राओं की मिस्टेक हो तो आप देख लीजिएगा, मुझे तो अंग्रेजी ऐसे भी याद नहीं रहती है। हिंदुइज्म एंड ब्रह्मिज्म। फिर आपकी बात करें तो राजस्थान में हस्त लिखित ग्रंथों की खोज, राजस्थान में हस्तलिखित ग्रंथों की खोज। और ये रिपोर्ट है मोतीलाल मैनारिया की, मोतीलाल मैनारिया की। और इसी के आगे जब हम और लिखना चाहें तो इधर आपके बाह्य साक्ष्यों में, बाह्य साक्ष्य, इसके अंतर्गत और लिखना चाहें तो नागरी प्रचारिणी सभा काशी की रिपोर्ट, ये इसी में आ जाएगी। और फिर आपके जैन शिलालेख, जैन शिलालेख। और फिर कहें तो आपके ऐतिहासिक लेख, स्मारक, स्मृति, वंशावली, और शिलालेख, ये सभी हमारे बाह्य साक्ष्य माने जाते हैं। कुल मिलाकर के मैं ऐसे कह सकता हूँ आपको कि हिंदी के ऐतिहासिक ग्रंथों की जब हम खोज कर रहे होते हैं तो कुछ न कुछ जानकारी तो हमको मिलेगी ही मिलेगी। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम इतिहास ग्रंथ लिखने बैठेंगे तो कुछ हमारे पास सामग्री होनी चाहिए, तभी तो लिख पाएंगे ना। मान के चलिए आप जानते आपने कविता लिख दी, आपने कौन सी कविता लिखी, इसका हमको आने वाली पीढ़ियों को हमको कैसे पता लगेगा? तो अर्थात उसके बारे में किसी न किसी ग्रंथ में कोई जानकारी होनी चाहिए। अब ऐसे तो हमारे लाखों आपके लेखक हुए हैं, लेकिन सभी की जानकारी थोड़ी ना मिलती है, नहीं मिलती, इसलिए हमको पता ही नहीं कि कौन लेखक है। अब तुलसीदास जी हर जगह मिल जाएंगे, सूरदास जी हर जगह मिल जाएंगे, आपके पृथ्वी राष्ट्रों के चंद्र बरदाई हर जगह मिल जाएंगे, क्योंकि इनका स्रोत मिलता है। जिनका स्रोत मिलता है उनका अस्तित्व है, नहीं मिलता उनका नहीं है।
आ गई बात समझ में? तो यही बात यहाँ पर समझने की है। लेकिन समझने की बात इतनी सी जरूर आप ये समझिए कि ये जो हमारे बाह्य साक्ष्य हैं, इनके अंतर्गत थोड़ा सा ऐसे कहा जाता है कि ये विशेष रूप से ऐतिहासिक दृष्टिकोण के अंतर्गत ज्यादा आते हैं, और काव्य के लिए प्रामाणिक स्रोतों के अंदर, काव्य सर्जना के लिए ध्यान रखिए, काव्य सर्जना के लिए प्रामाणिक स्रोतों के अंतर्गत आपके अंतः साक्ष्य ये ज्यादा आपके ठीक माने जाते हैं। अंतः साक्ष्य में 84 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ की, 252 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ की, भक्तमाल है नाभादास की, और आपके यानी भक्त नामावली, भक्तमाल की टीका लिखी प्रियदास जी ने, भक्त नामावली ध्रुवदास जी, भक्त नामावली शोधन कवि की, कवि नामावली, श्रृंगार संग्रह है सरदार कवि का। फिर हम बात करें तो कविमाला हरि राय की, राग सागरोद्भव राग कल्पद्रुम कृष्णानंद व्यास की, कालिदास हजारा कालिदास त्रिवेदी की है, विचित्र उपदेश आपकी नक्शेदी तिवारी की है, बासा काव्य संग्रह महेश दत्त का है, गुरु ग्रंथ साहिब आपके यानी कि वैसे तो सबके इसमें रचनाओं के पद हैं, लेकिन संग्रहकर्ता का नाम है गुरु अर्जुन देव। तो इनके बारे में जैसे पीपा के पद हैं, हमारे रैदास के पद हैं, समझ, एक एक दो दो पद इनके भी हैं, समझ रहे, नामदेव के हैं, तो मिल जाते हैं इसमें। काव्य निर्णय भिखारी दास किए, रैदास परिचय बाबा बेनी माधव दास, मूल गोसाई चरित बाबा बेनी माधव दास, ये देखिए। सुंदरी तिलक आपके हरिश्चंद्र का है, कवित रत्नाकर आपके माता दिन मिश्र के लिए कह सकते हैं, माता दीन मिश्र, ये देखिए। तो कुल मिलाकर के ये अंतः साक्ष्य हैं, और बाह्य साक्ष्यों के अंदर इनमें से हैं। तो इनकी रिपोर्ट में थोड़ा सा साहित्य सर्जना के आपके इतिहास लेखन के अंतर इनको महत्व थोड़ा सा कम दिया जाता है। आखिर ये इसका ही पूरक है, या क्या है, ये इसी का ही पूरक है। तो आइए, ये चर्चा तो हो गई हमारी कि हमारा आपको पता लग गया कि जैसे कि परिभाषाएं मैंने आपको बताई है, क्या क्या बताई, जैसे कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि आदि से अंत के इन्हीं चित्तवृत्तियों को परंपरा में परखते हुए आपके साहित्य के साथ सामंजस्य दिखाना इस साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक और धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार हुआ करती है। ये डॉक्टर आपके यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। हाँ, और फिर हमने आपको लिखाया कि आपके मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। ये आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी यानी मनुष्य साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने के पक्षपाती है। ज्ञान राशि के चिर संचित को उसको ही साहित्य कहते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ऐसा कहा। सही बात है। साहित्य की चेतना के अंतर्गत आपकी वह शक्ति अंतर्निहित होती है जो बड़ी बड़ी तलवारें और आपके बम तोपें ये नहीं कर सकती, वह साहित्य कर देता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। समझ रहे हैं, आपके साहित्य समाज का क्या है, दर्पण है। ये सब परिभाषाएं आपको याद होनी चाहिए। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, किसने कहा, बालकृष्ण भट्ट ने कहा। फिर हम बात करें तो आपके जहां आपके यानी कि शब्द और अर्थ, विचार और भाव, शब्द और अर्थ, विचार और भाव का आपके यानी कि सामंजस्य बिठा देना, दिखा देना, या फिर ऐसे कह लीजिए आपके शब्द और अर्थ, विचार और भाव का परंपरा अनुकूलता के साथ में सहभाव हो तो उसे क्या कहते हैं, साहित्य कहते हैं। ऐसा किसने कहा है, हमारे बाबू गुलाब राय ने कहा है। ऐसा आप समझते हैं। हाँ, और फिर आपके यानी कि साहित्य इतिहास अन्य इतिहास ग्रंथों की तरह किसी विशिष्ट लेखकों और किसी आपके यानी कि रचनाओं का इतिहास न हो करके आपके किनका कुछ विशिष्ट लेखकों और आपके उनके इतिहास ग्रंथों का, उनकी रचनाओं का आपके इतिहास न हो करके एक युग विशेष के आपके कृति समष्टि का इतिहास हो सकता है। नलिनी विलोचन शर्मा ने ऐसा कहा। तो ये परिभाषाएं आपको याद होनी चाहिए। ये परिभाषाएं क्या हैं, आपको याद होनी चाहिए। जितनी परिभाषाएं याद है समझ लीजिए उतने ही आपके अंक बढ़ते जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो मेरे ख्याल से आप मेरी बात समझ गए होंगे। चलो आइए इसी के आगे की ओर चलते हैं। हाँ, अब हम एक बात करते हैं, जैसे कि आप यूँ समझो 84 वैष्णव की वार्ता में आपके 84 आपके भक्त राम यानी कृष्ण भक्तों का उल्लेख आया, 284 का इनमें आया। भक्तमाल के अंदर समकालीन जितने भी हमारे भक्त हैं उनका सबका इसमें उल्लेख आया। तो क्या ये इतिहास ग्रंथ है? क्या ये इतिहास ग्रंथ है?
अब इतिहास ग्रंथ क्या हो सकता है, तो इतिहास ग्रंथ की विशेषता क्या हो सकती है, तो इतिहास ग्रंथ की विशेषता ये है, देखिए, हाँ लिखिए तो आप मेरे साथ, हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य इतिहास से तात्पर्य, तात्पर्य तद्युगीन परिस्थितियां, परिस्थितियां कालक्रम, राजनीतिक दृष्टिकोण, सामाजिक, सांप्रदायिक, धार्मिक, आदि का विश्लेषण करते हुए और समुचित साहित्य, समुचित साहित्य वर्णन से है, समुचित आपके साहित्य से है, ये ध्यान रखिए, वर्णन से है। कुल मिलाकर के ऐसा नहीं है कि हम 2, 4, 5, 10 लेखकों का परिचय लिख दें, उनके आधार पर चलो साहब हमारा साहित्य इतिहास ग्रंथ हो गया है, ऐसा नहीं है। आपको कुछ विशेष बातों के आधार पर आपको देखना पड़ता है, उस समय की राजनीतिक स्थितियाँ परिस्थितियाँ कैसी है। कुल मिलाकर के हम ऐसे कह सकते हैं कि आपके इसी के अंतर्गत साहित्य इतिहास में कृति समष्टि, साहित्य इतिहास में कृति समष्टि, वातावरण, जाति, काल विभाजन, सबका उल्लेख होना चाहिए या होता है। अब जिसमें ये सब बातें होंगी वहीं सबसे अच्छा साहित्य इतिहास ग्रंथ होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब साहित्य इतिहास लिखने के अंतर्गत अब ऐसा नहीं कि हमने कुछ कवियों का परिचय लिख दिया, इससे नहीं, हमको उस तद्युगीन परिस्थितियों का वर्णन भी करना है। हमको तद्युगीन परिस्थितियाँ, कालक्रम, राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक, धार्मिक दृष्टिकोण का उनका विश्लेषण करना है। फिर साहित्य का वर्णन करता है, कृति समष्टि का, वातावरण का, जाति का, काल विभाजन, सब का उल्लेख होता है, ये ध्यान रखिए। तो कुल मिलाकर के साहित्य इतिहास को छोटा मोटा नहीं है, साहित्य सागर, ये समझ रही, साहित्य इतिहास तो सागर है, विशाल सागर।
मेरे ख्याल से चारों समुद्रों को मिला लो तब भी छोटा है समुद्र का क्षेत्र, और साहित्य इतिहास का उससे भी बड़ा है, क्योंकि साहित्य इतिहास कहीं भी पहुंच सकता है, किसी भी भाषा का भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम हिंदी की ही बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे हिंदी इतिहास लेखन परंपरा के अंतर्गत आपके देखिए कहाँ से हमारी परंपरा चालू होती है, तो आपके बिंदु डालिए आप सभी, हिंदी इतिहास लेखन परंपरा, हिंदी इतिहास लेखन परंपरा का प्रारंभ। अब बात यह है कि हमारे हिंदी साहित्य का इतिहास चालू तो हो गया, लिखेंगे तो सही, लेकिन ऐसे पहले आपके इतिहासकार कौन है, ऐसे आलोचक कौन है जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा हो। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में। लिखिए, निर्विवाद रूप से हिंदी साहित्य इतिहास के प्रथम लेखनकर्ता। और दूसरा सवाल, हिंदी साहित्य, मेरे साथ साथ लिखते जाओ आप, हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ, ये लीजिए। और फिर आपकी हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ कौन सा है। और हिंदी साहित्य इतिहास, हिंदी साहित्य इतिहास हिंदी भाषा में लिखने वाले प्रथम लेखक ये कौन है। और फिर है कालक्रम या सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ। और कालक्रम या सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य इतिहास के लेखक। हाँ यही सही है सब।
लेख और सबसे प्रसिद्ध एवं प्रामाणिक हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ। अब ये मैंने आपके बहुत सारे सवाल लिख दिए हैं, और या फिर एक और लिख लीजिए इसी के साथ में, सबसे बड़ा हिंदी साहित्य इतिहास बड़ा भारी वृत्ति संग्रह है। सबसे बड़ा हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ ये कौन सा है? अब देखिए, आपके सवाल हमने बहुत सारे लिख दिए हैं, परीक्षा में सवाल इनमें से आ जाता बहुत, ध्यान रखिए। पहला तो ये है कि हिंदी साहित्य इतिहास लिखने का प्रयास किसने किया, और लिखा तो वो ग्रंथ कौन सा है, और या फिर क्या उसमें सभी बातें सही थी, क्या उसमें लिखी गई सारे आंकड़े सही हैं। तो हम सोचेंगे कि इसमें ये कमी है, उसमें ये कमी है, तो अच्छा कौन सा है, बढ़िया कौन सा है, बड़ा कौन सा है, छोटा ग्रंथ कौन सा है। आइए देखिए, तो निर्विवाद रूप से हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम लेखन करता है गारसादी तासी। ये गारसादी तासी ये फ्रांस के रहने वाले हैं भाई, ये ध्यान रखिए। और हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ कौन सा है, तो वो भी इसी का ही ग्रंथ है। कौन सा? इस्तवार देला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी और हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ। इसके लेखक हैं, ये रचना है शिव सिंह सरोज और लेखक हैं इसके शिव सिंह सेंगर। ये इसके राइटर हो गए। ये हिंदी भाषा में लिखा गया पहला हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ है। कालक्रम या सच्चे अर्थों में जो लिखा गया ग्रंथ है वो ये है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं द लिटरेचर नॉर्दर्न इंडिया वा, तब भी बात इन्हीं की आएगी। कालक्रम सच्चे ग्रंथ में इतिहास साहित्य के लेखक, तो इसके लेखक हैं आपके जॉर्ज ग्रियर्सन। इसके लेखक कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन। और सबसे प्रसिद्ध प्रामाणिक हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ, सबसे प्रामाणिक, तो ये कौन सा है? ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। ये हिंदी शब्द सागर नाम से छपाता है, हिंदी शब्द सागर ये।
और सबसे बड़ा भारी है किनका, ये भी लिख देता हूं यहीं पर, यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ये लेखक हो गए हैं इसके। तो लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और अंत में है आपके सबसे बड़ा हिंदी साहित्य इतिहास, सबसे बड़ा, तो वो है हमारा मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद, और इसके लेखक हैं मिश्र बंधु। ये देखिए, और मिश्र बंधु 3 भाइयों ने मिलकर लिखा था ये, श्याम बिहारी, गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी, ये ध्यान रखिए। तो आइए जरा चलते हैं। तो हमारे आपके सवाल आए सीधा सा कि बताइए कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखनकर्ता, प्रथम इतिहास लेखनकर्ता कौन है, गारसातासी। रचना कौन सा, इस्तवार, दलाल, लिटरेचर हिंदू हिंदुस्तानी। और सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखने वाले वो कौन है, जॉर्ज ग्रेस। रचना कौन सी है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलियर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। और हिंदी भाषा में लिखा गया पहला इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर ने लिखा। और फिर हम बात करें कि हमारे सबसे अच्छा आपके प्रामाणिक आपके हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तो फिर है हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। और फिर हम बात करें कि हमारे सबसे बड़ा यानी कविवृत संग्रह, और या फिर आपके यानी बड़ा भारी वृत संग्रह, और या फिर परिश्रमी संकलन करता, तो वो कौन है, मिश्र बंधु। और इनकी रचना कौन सी है, मिश्र बंधु विनोद। अब कुल मिलाकर के हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास सर्वपहले इन्होंने किया, सबसे पहले। लेकिन इन्होंने तो फ्रांस के रहने वाले थे, तो फ्रेंच इंग्लिश में लिख दिया। कुल मिलाकर के बात ये है। लेकिन जैसे तैसे इन्होंने प्रयास तो किया हिंदी साहित्य इतिहास लिखने का। इन्होंने क्या है, हिंदी साहित्य इतिहास लिखने का प्रयास तो किया। ऐसे प्रयास ही नहीं कर रहे थे लोग, बताइए। तो कैसे भी हो, लेकिन उन्होंने प्रयास किया। आखिर ये उर्दू के पक्षकार थे, नहीं कि हिंदी के। लेकिन कहीं न कहीं से परंपरा प्रारंभ तो होती है ना। तो इन्होंने प्रारंभ में क्या लिखा भी है, इस्तवार दलाल लिटरेचर हिंदू हिंदुस्तानी। आपकी इस्तवार का मतलब है इतिहास, लिटरेचर यानी साहित्य, हिंदुई यानी कि आपके हिंदुओं के द्वारा बोली जाने वाली भाषा, और हिंदुस्तानी का मतलब है आपके मुस्लिम वर्ग के द्वारा बोली जाने वाली भाषा। तो ये मुस्लिम वर्ग के पक्षकार थे, कौन, आपके गारसादी। और फिर हम बात करते हैं कि इनसे ही आगे चल करके ये तो 1839 में लिख करके निपट लिए, इसका दूसरा भाग 47 में प्रकाशित हुआ। लेकिन इनके बाद जब हिंदी में लिखने वाले हैं तो वह है ठाकुर शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर। तो इन्होंने कौन सी कृति लिखी है, शिव सिंह सरोज लिखी है। और शिव सिंह सरोज हिंदी भाषा में लिखा गया पहला इतिहास ग्रंथ है। हिंदी के लेखकों का ही परिचय है, इसमें आपके अन्य उर्दू के, अंग्रेजी के, फारसी के इनके लेखकों का इसमें परिचय नहीं दिया गया है। तो शिव सिंह सरोज में किसने लिखा, ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने लिखा। और ऐसा ही ग्रंथ फिर लिखा किसने, आपके द मॉडर्न। लेकिन इसमें ग्रंथ का कवियों का परिचय दिया गया, लेकिन आपके परिभाषा या फिर कह लीजिए उसका काल विभाजन, ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया इस ग्रंथ के अंतर्गत। जब प्रयास नहीं किया गया तो समझ लीजिए कि मामला गड़बड़ हो गया। तो अब अगला देखिए, तो अगला क्या है, इन्होंने लिखा अगले ने, जब आपके काल विभाजन के आधार पर तद्युगीन परिस्थिति का उल्लेख करने वाले पहले कौन आए, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को लेकर के जॉर्ज ग्रेसन आए। तो ये लिखा इन्होंने 1888 में, शिव सिंह सरोज का समय 1883 है। अब इधर आइए तो देखिए आपके कालक्रम के दृष्टि से जॉर्ज ग्रेसन ने लिखा, लेकिन ये प्रामाणिक तो नहीं है, इसमें तो बहुत सारे त्रुटि। इन्होंने काल विभाजन 12 खंडों में कर दिया, काल विभाजन किया नहीं है, पूरे समय चक्र को 12 भागों में नाम लिख दिया, तो बड़ी त्रुटि हो गई। और अब इसी को दृष्टिकोण को सुधार करते हुए शुक्ल जी अपना हिंदी साहित्य का इतिहास लेकर के आए, जो 1929 में हिंदी शब्द सागर के नाम से छपा था, नागरिक प्रचारणी सभा से। कि वहाँ के संपादक तो थे, मसाला मिल रहा था, छाप दिया, थोड़ा सा वैज्ञानिक अध्ययन करके ध्यान से। और मिश्र बंधु विनोद बड़ा भारी परिश्रम आपके यानी कि परिश्रम से बनाया हुआ ग्रंथ है, बहुत बड़ा है। 4591 आपके राइटरों का उसमें परिचय है, और लगभग 5000 कह लीजिए, लेकिन 4591 वास्तविक संख्या बताते हैं। हाँ, तो 5000 में से 4591 इतना बड़ा परिश्रम करके इन लोगों ने आपके हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या
कि इसके अंदर स्रोत तो मिल गए, लेकिन ये आपके तद्युगीन परिस्थितियाँ, आपके यूँ कह लीजिए काल विभाजन, इनका वैज्ञानिक नहीं रहा, सबको स्वीकार भी नहीं हुआ। उस दृष्टिकोण में काम करने वाले पहले हमारे आचार्य निकल करके आए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो मिश्र बंधु विनोद का ही सहारा लेते हुए उन्होंने आपके लगभग इसमें 5000 के आसपास हो गए, इन्होंने लगभग आपके 1000 कवियों का ही परिचय दिया। लेकिन दिया किनका? जो अच्छे थे, ढंग के थे, प्रामाणिक थे, कि सब इनका परिचय देना जरूरी है। आ गई बात समझ में? तो ये आपकी हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा का प्रारंभ होता है। अब हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे क्या कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा प्रारंभ जो हो रही है, तो हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों की बारे में जानकारी हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। जब तक आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।